बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नून लीग के आंगन की बाज गश्त अब बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। गुज़श्ता दिनों शहबाज शरीफ ने प्लांटेड इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि अगर 2018 के इलेक्शन में उनकी बात मान ली जाती तो नताज मुख्तलिफ होते। अभी उनके बोले हुए अल्फाज ज्यादा समातों तक नहीं पहुंचे थे कि मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वैसे भी उनके सब्र का पैमाना बहुत जल्द छलक जाता है और उनके ग्रुप के सीनियर मेंबर शाहिद खाकान अब्बासी ने फौरी तौर पर यह बयान दाग दिया कि इलेक्शन 2018 मुस्लिम लीग नून ने बड़ी प्लानिंग के साथ लड़ा था और किसी भी सतह पर कोई गलती नहीं की। अब इस तरह से मरियम नवाज ने पूरी कुव्वत के साथ छोटे मियां साहब पर हमला कर दिया है। यह हमला है किस चीज का? असूलन तो छोटे मियां साहब को अब इस्तीफा देने की बात सच साबित कर देनी चाहिए थी, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ इतने बहादुर नहीं हैं जितना लोगों का ख्याल है। उनकी पूरी सियासत में कभी भी कोई भी जुर्रतमंदाना सियासी फैसला सामने नहीं आया। हां, वो वजीर आला हो तो ब्यूरोक्रेसी पर उल्टे सीधे हुक्म चलाने के माहिर समझे जाते हैं। अंदरूने खाना हम आपसे एक बड़ी खबर शेयर करने वाले हैं कि मियां शहबाज शरीफ, जिन्होंने अपने मज़कूरा इंटरव्यू में कहा था कि उनके इस्तीफे की खबर झूठी है, अब यह खबर सच्ची होने वाली है। इसकी तफसील हम आज के इस प्रोग्राम में आपसे शेयर कर रहे हैं। आप हमारे साथ रखिएगा। टेलीविजन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाज़रीन, मियां साहब ने अपने इंटरव्यू में एक बात तो सच मान ली कि वो एनआरओ मांग रहे हैं। कप्तान पर तनकीद की जाती थी कि वो हर जगह ये दावा करते हैं कि नून लीग उनसे एनआरओ मांग रही है, लेकिन नून लीग के अरबाब इख्तियार इसकी पुरजोर नफी करते थे। चाहे कोई भी हो, बड़े मियां साहब हो, छोटे मियां साहब हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, कोई भी शख्सियत हो, तमाम लोग इनकार करते थे। लेकिन अब हाल ही में इंटरव्यू में यह बात ऑन रिकॉर्ड कही गई है कि माजी को भूल जाया जाए, इस मुल्क के लिए कुछ किया जाए और इसके लिए नेशनल रिकॉन्सिलेशन की पॉलिसी इख्तियार की जाए। ये लफ्ज उन्होंने अपने इसी मुंह से अदा किए हैं जिससे वो ये बात कहा करते थे कि वो एनआरओ कभी नहीं चाहते, उन्हें एनआरओ चाहिए ही नहीं। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि मियां साहब, किस माजी को भूल जाना चाहिए? आपकी करप्शन को भूल जाना चाहिए? आपकी कोताहियों को भूल जाना चाहिए? आप ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि आपसे गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, लेकिन अब हमें दोबारा एक नई समत, नई सोच के साथ चलना है। आप अब यह कहने लग गए। सवाल यह है कि मियां साहब, आप 3 मरतबा वजारत आला के ओहदे पर बराजमान हुए, आपने मजे लूटे, ब्यूरोक्रेसी को इशारों पर नचाया, मनमानियां की, काउबॉय बने, हबीब जालिब की रूह को तड़पाया, भुट्टो की नकल की, आपने क्या क्या नहीं किया। तो जनाबे वाला, अब नई सोच कहां से आ गई? अब तब्दीली की बात कहां से आ गई? अब कौम गुमराह नहीं होगी? अब आपकी कहानी खत्म हो चुकी है। कश्मीर और सियालकोट के इंतखाबात ने आपके बयानिए को आपके पास वापस भेज दिया है। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार नासिर शिराजी साहब ने। शिराज साहब, ये कहिएगा कि मियां शहबाज शरीफ की सियासत में कोई जुर्रत नाम की चीज है और खास तौर पर मौजूदा सियासी हालात में उनके पल्ले कुछ रह गया है? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? शहबाज शरीफ साहब अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में और मुख्तलिफ जो उनके सियासी बयानात में, उसमें ये जाहिर करते हैं, ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो मैदान सियासत में स्टैंड बाय हैं, उनकी जमात इक़्तिदार के लिए स्टैंड बाय है। लेकिन इस तासुर में हकीकत कोई नहीं है। जिन्होंने 3 मरतबा उन्हें इक़्तिदार दिया, वो इस नतीजे में पहुंचे हैं कि जो लोग, जो खानदान 3 मरतबा इक़्तिदार के बावजूद इस मुल्क को कुछ नहीं दे सके, वो आइंदा भी कुछ नहीं दे सकते। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ कौमी मसाइलत की बात करते हैं। मसाइलत किस बात पर? डिस्प्यूट क्या है? वो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ जितने करप्शन के मुकदमात हैं उनमें उनको रिलीफ दिया जाए और उसके जवाब में वो मौजूदा हुकूमत को जो उसका रिमेनिंग 2 इयर्स का टाइम है वो भी देने को तैयार हैं और उसके अलावा आइंदा टेन्योर भी देने को तैयार है। इन रिटर्न वो क्या मांगते हैं कि खानदान के तमाम अफराद के खिलाफ करप्शन के मुकदमात स्टेट अवे बेशक वापस ना दिए जाएं, उनको स्लो डाउन कर दिया जाए, उनकी जमानतें हों और फिर काम इतना तवील हो जाए कि उसमें जान ही ना रहे और बिल आखिर उनको तमाम मामलात में माफी मिल जाए। बहुत शुक्रिया नासिर शिराजी साहब आपके वक्त का। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोना आलम साहिबा।
मोना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के चपकलश में आप क्या समझती हैं कि मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को मात दे दी है? हालांकि सियासत में उनके अपने बयानी को भी मात हो गई, आप क्या कहती हैं? जी, ये बहुत दिलचस्प और मैं कहती हूँ अफसोसनाक सूरत हाल है उनकी जमात के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात नून लीग रह चुकी है और उनकी बहुत एक तारीख है, उनका बहुत पस मंजर है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो उस जमात के साथ इस किस्म का अलमनाक एक जो वाकया हुआ है और इस तरह की सूरत हाल में जो वो आ गए हैं, ये काफी अफसोस की बात है। इतने बड़े बड़े बुर्ज बैठे हुए हैं, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब हों, 3 दफा के वजीर आजम, या शहबाज शरीफ साहब हों, चीफ मिनिस्टर फॉर्मर पंजाब के, सबसे बड़े सूबे के पाकिस्तान के, तो उनकी तरफ से इस तरह की सियासत करना, मतलब ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई एमेच्योर साहब कोई सियासत है, या बिल्कुल आप जिसे कहें कि इमेच्योर और एमेच्योर दोनों, बिल्कुल। तो उस तरह की सियासत का मुजाहरा इनकी तरफ से किया जा रहा है। मरियम और शहबाज शरीफ का जो बयानिया है, ये तो जो मैं कहती हूँ न्यूट्रल लोग हैं या थिंकर्स हैं, हमको डे वन से नजर आ रहा है कि जब से नवाज शरीफ साहब की 2017 में नाअहली हुई, तब से ये 2 बयानिए हैं जो कि तकवीत पा रहे हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब है, एक तरफ मरियम और नवाज शरीफ हैं। और नवाज शरीफ नेचुरली अपनी बेटी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हैं, उनके बयानिए को वो ज्यादा तकवीत देते हैं। शहबाज साहब के साथ चौधरी निसार थे और आपको पता है कि वो तमाम मामला ठीक है हुआ कि फिर चौधरी निसार को पार्टी से अलविदा उनको कहना पड़ा, और अभी भी आप देख लें कि वो कहीं भी नहीं है उस पार्टी को छोड़ने के बाद। तो बात ये है कि ये तमाम चीजें तो हमें पहले दिन से नजर आ रही हैं। अफसोस ये है कि इनके अपने पार्टी के लोग बाशमूल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम, ये सारे वो लोग थे जो इस बात से इनकारी थे, और ये अपने वोटर्स को और हम तमाम को बहुत अरसे तक ये पट्टी पढ़ाते रहे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पार्टी में एक बयानिया है। जब उनको लगा कि सिचुएशन ऐसे मोड़ पर आ गई है कि जब इससे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, और 2 सोचें भी होती है। फिर उन्होंने थोड़ा सा अपने पहले जो बिल्कुल इनकारी होते थे उसको थोड़ा सा उन्होंने टेम डाउन किया। अलबत्ता उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और अब पार्टी ऐसे दहाने पर आ गई है कि ना उनके वोटर्स को पता है और ना उनके कोर टीम को पता है कि पार्टी में क्या बयानिया है। नवाज शरीफ साहब सब की भी जहाँ तक बात है, मैं नहीं समझती कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे मरियम का बयानिया अपनाया है, और मरियम ने खुद भी अपना बयानिया मुकम्मल तौर पर नहीं अपनाया है। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि जब नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे, उस वक्त के कोई तकरीबन 1 साल तक मरियम नवाज अपने ट्विटर पर बिल्कुल खामोश नजर आई, और जो आर्मी एक्सटेंशन बिल था, आर्मी एक्ट बिल था, उसमें जो तरमीम थी, उसके अंदर भी आपने देखा है कि पूरी की पूरी नून लीग ने, ख्वाह वो नवाज शरीफ का धड़ा हो या शहबाज शरीफ का धड़ा हो, तमाम ने साथ दिया फरमाया आपने। बल्कि नवाज शरीफ साहब से जब ये सवाल लंदन में एक मर्तबा किया गया तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो मैं नहीं समझती कि उन्होंने अपने बयानिए को भी इस तरह से अपनाया है। वो जो मज़ाहमत थी वो भी सिर्फ दिखाने की हद तक थी, अंदर से नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी मफाहमत पर ही अमल पैरा थे, और शहबाज शरीफ का ये था कि वो दिखाने के लिए भी, मतलब जाहिर और बातिन दोनों तरह से वो मफाहमत ही कर रहे थे। तो अब पार्टी ऐसे दहाने पर आ गई है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। अब जो उनकी हमने जो उनका हाल देखा है सियासी एतबार से, आप सियालकोट देख लें, या फिर जहां पर उनकी अपनी सीट उनसे छिन गई, या फिर आप एजे के इलेक्शंस में देख लें उनका जो हाल हुआ, सिटिंग गवर्नमेंट उनकी थी, उसके बावजूद जो वो कर पाए आपके सामने है। तो ये तमाम चीजें आपके सामने हैं, और ये इनके जो पार्टी के पुराने लॉयलिस्ट हैं या जो इस पार्टी में अपना खून पसीना, अपनी जिंदगियां लगा चुके हैं, वो इनको पहले दिन से ये बात बावर करा रहे थे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कहने को ये बहुत बड़े बड़े बुर्ज बनते हैं सियासत के, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी को इस दहाने पर लाकर छोड़ा है। बहुत शुक्रिया मोना आलम साहिबा आपके वक्त का। पिछले कई दिनों से नाजरीन मीडिया पर यह सवाल उठ रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बयानिया पिट चुका है और अगले इलेक्शन में अगर मज़ाहमती बयानिए के साथ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अहले नजर और सियासी सोचबोझ रखने वाले हलकों का यह कहना है कि 2023 के इलेक्शन में ये मज़ाहमती बयानिए के साथ जाएं या मफाहमती बयानिए के साथ, दोनों सूरतों में इनके हाथ खाली होंगे। और छोटे मियां साहब तो भतीजी से यही कह सकते हैं कि ये तो नहीं कहता हूं कि सचमुच करो इंसाफ, झूठी भी तसल्ली हो तो जीता ही रहूं मैं। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन।
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। सियासी महाज हो या समाजी मीडिया हो या तज्जियाकार, सबकी जुबान पर एक ही मौजू ज़ेर बहस है। कोई तनकीद के निस्तर चला रहा है तो कोई बगलें बजा रहा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट ने बड़े बड़ों के होश उड़ा दिए हैं। तमाम निगाहें यही पूछ रही हैं कि फला मुल्क सस्ता या महंगा कैसे हो गया, किन आदाद शुमार पर किया गया। जहां देखो गुर्बत ने, दहशत ने डेरे डाले हुए हैं, कोरोना ने तबाही मचाई हुई है। तो फिर यह सस्ता और महंगे का गोरख धंधा दर हकीकत है क्या? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट दुरुस्त है या सिर्फ एक फसाना? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू दुनिया में ट्रेवल करने के लिए बेहतरीन, खूबसूरत तरीन और बुरे तरीन मकामात की निशानदही करते हैं। साइंटिफिक बुनियाद पर एक डाटा जारी होता है जिसमें रहने के लिए सस्ते तरीन ममालिक का बताया जाता है। ये डाटा नीले रंग से शुरू हो जाता है और लाल तक जाता है, यानी जो मुल्क सबसे सस्ते हैं वो नीले हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका रंग, उनका कलर डाउन होता चला जाता है और आखिर में जो सबसे महंगे मुल्क हैं वहां पर जाकर उसका रंग लाल हो जाता है। ताहम इस तरह ग्रेडिंग की गई है, यानी एक उन्होंने अंदाजा बनाया हुआ है कि जितने पॉइंट्स कम होंगे उतने कम पैसों में इंसान उस मुल्क में गुजारा कर सकते हैं। वो मुल्क उतना सस्ता है। महंगाई का एक इन्होंने तनासुब बनाया है, एक फार्मूला बनाया है और हुकूमत पाकिस्तान बगलें बजा रही है। इमरान खान साहब ने अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी इसका जिक्र किया कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, जबकि दूसरी जानिब उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। वजीर आजम के तर्जुमान शहबाज गिल ने भी इसको पोस्ट किया है। दर हकीकत ये है क्या? रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और जो ग्रेडिंग पाकिस्तान के लिए की गई है उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ 50 लाख से ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क करार दिया गया है। इसका ग्रेड 18.58% है, जबकि इसके बाद अफगानिस्तान है जो कि 24.51 पर है। इंडिया 25.14 पर तीसरे नंबर पर दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। शाम 25.31, ट्यूनिस 25.43, उज्बेकिस्तान 25.79, वेनेजुएला 27.22 और जॉर्जिया, किर्गिस्तान, फिर मिस्र और नीचे बहुत सारे और मुल्क हैं। उन्होंने जो मुल्क रहने के लिए सबसे मुश्किल और महंगा तरीन मुल्क करार दिया वो न्यूयॉर्क सिटी है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट सलमान नकवी साहब। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट ने तो तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान को तमाम ममालिक से सस्ता तरीन मुल्क करार दिया है। इसका इशारा वजीर आजम इमरान खान ने भी दिया था, जबकि अपोजिशन की जानिब से तनकीद के ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। नून लीग मजाक बना रही है। आप क्या समझते हैं कि ये रिपोर्ट गरीब अवाम के जख्मों पर कितना मरहम रख पाएगी? देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने हैं और इस वक्त दुनिया में जो इन्फ्लेशन है और जो ऑयल प्राइसेस जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया है, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे सस्ते हैं। यानी हुकूमत की इन्फ्लेशन और महंगाई की जबरदस्त लहर जो पूरी दुनिया में आई हुई है, इसके बावजूद हत्ताउल इम्कान ये कोशिश है कि महंगाई ना हो और जिस हद तक भी वो कंट्रोल कर सकते हैं कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ा सबूत ये है कि ऑयल प्राइसेस को उस लिहाज से नहीं बढ़ाया गया अब तक जितना कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हैं और इसीलिए पाकिस्तान जो है आज दुनिया में एक सस्ते तरीन मुल्कों जो है वो शामिल है। यकीनन इसका फायदा गरीब आवाम को पहुंचता है। बहुत शुक्रिया सलमान नकवी साहब आपके वक्त का। नाजरीन, पूरी दुनिया में अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू को भी देखा जाए तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। कॉस्ट ऑफ लिविंग को 4 इंडेक्सेस पर जज किया जाता है, 4 इंडेक्सेस पर उसे मापा जाता है। वो 4 इंडेक्सेस क्या हैं? एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, दूसरा लोकल पावर इंडेक्स है, तीसरा रेंट इंडेक्स है और चौथा ग्रोसरी इंडेक्स है। इस सारे सिनेरियो में बहुत सारी तब्दीलियां वाकई हुई हैं और इन्हीं तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू को सस्ता तरीन मुल्क लग रहा है तो हकीकत में देखा जाए तो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान में लिविंग कॉस्ट ज्यादा है। दुनिया में महंगाई का असर अचानक ज्यादा हो गया। पाकिस्तान में इस महंगाई का असर देखने में तो ज्यादा लगा, लेकिन दर हकीकत दुनिया के बाकी ममालिक की निस्बत कम है। पाकिस्तान में इस महंगाई का असर बहुत कम नजर आया है। हमारे यहां महंगाई हुई जरूर है, लेकिन लोगों की आमदन भी उस तरीके से हम जानते हैं कि नहीं बढ़ी। फिर भी अगर देखा जाए, एक तनासुब देखा जाए, तो उस तनासुब में पाकिस्तान फिर भी बहुत बेहतर है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन
इसके साथ साथ अपनी आमदन के जराए को बढ़ाना होगा। आमदन ना बढ़ने की वजह से लगता है कि महंगाई हो रही है, हमें अपनी आमदन को बढ़ाना होगा। हम एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विसेज सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं, और जब भी सर्विसेज किसी भी सेक्टर में शिफ्ट हुआ जाता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अपने लोगों को उसी तरह से ट्रेन किया जाए, उसी तरह से उनकी तरबियत की जाए, और वही रवैये वो अपनाएं जो कि तरक्की याफ्ता अवाम, तरक्की याफ्ता अक़वाम अपनाते हैं। यानी पाकिस्तानी हुकूमत को इस बात का ख्याल रखना होगा कि इन तमाम तर फैक्टर्स पर काम करे, और इस तमाम आदाद शुमार के मुताबिक वर्ल्ड पॉपुलेशन का डाटा 100% ठीक है। हमारा पाक वतन पाकिस्तान दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में शामिल होता है, लेकिन फिर भी वही आखिरी एक बात है कि सस्ता उन्हीं के लिए है जो खरीद सकते हैं। हमें अपनी आमदन के जराए को बढ़ाना होगा, और पाकिस्तानी हुकूमत को भी अपनी अवाम के इस सूरत हाल पर और अपनी अवाम के लिविंग स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, इनकी आमदन के जराए को बढ़ाने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करना होगी कि हर शख्स जो सर्विस सेक्टर से मुंसलिक है या किसी भी सेक्टर से मुंसलिक है वो काम करे, चाहे वो मर्द हैं या खातीन। अपने मेजबान सफदर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान।